नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस छात्र शिक्षक पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। और आज का यह वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार STET 2019 के बारे में। हम जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि शुरू से ही हमने इस एग्ज़ाम को कवर किया था, स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और बहुत सारे मित्र का रिजल्ट हुआ है इसमें, सभी लोग मेरिट में भी हैं, अनमेरिट में भी हैं। और सभी लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर आपका क्या हुआ। तो मेरा भी अनमेरिट ही है, 80 नंबर है, 81 नंबर। तो कहने का यह तात्पर्य यह हुआ कि मेरिट और अनमेरिट जो भी है वो सरकार की गलती है या क्या है वो सब लोग जान ही रहे हैं। और इस पर आज हम कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि हाई स्कूल वाला बहाली जो 7 फेज होगा, नियुक्ति हो, नियोजन हो, कुछ भी हो, उसका बहाली अगस्त में हो जाएगा या सितंबर में हो जाएगा, तो वो आप लोग इस मंशा में ना रहें। एक सरकार की सोची समझी रणनीति है। और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिन्होंने बोल रखा है कि सरकार ने जब फर्स्ट रिजल्ट जारी किया था तो सरकार गलती से बोल दिया कि जो लोग क्वालिफाइड हैं सभी का नौकरी होगा। मतलब कि बिहार सरकार अगर बात करें तो सरकार के मंत्री हैं और उस विभाग के मंत्री हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिहार बोर्ड के मेंबर होते हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं और सभी मिल करके प्रेस वार्ता करते हैं। और उन सभी में से किसी को पता नहीं है कि हम यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। और वो आके बोलेंगे कि जो क्वालिफाइड है सभी को नौकरी पक्की है। और फिर कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगा और उसमें कुछ मेरिट में आ जाएंगे, कुछ अनमेरिट में आ जाएंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ कोई किसी का बुराई या कुछ भी करने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है। हम लोग एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे, कल्पना करने की क्षमता। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हमसे बड़े बड़े महानुभाव हैं जो आप लोग जान रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे सरकार की गलती है या फिर बोर्ड की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका बहाली कितना डिले हो सके। सरकार ये चाहती है जितने भी बहाली हो। आप उदाहरण में ले सकते हो, कल जो 6 फेज का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो बहाली के बारे में आप देख ही रहे हैं। अब बेचारे को दिसंबर में मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो सोच सकते हो कि 6 फेज का खींच करके दिसंबर तक लेके चला गया और हम लोग मेरिट और नॉन मेरिट में लगे हुए हैं। और 7 फेज का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जहाँ तक 6 to 8 जो प्रारंभिक नियोजन की बात है वो भी आप देख रहे हो, 2017-18 से वो भी चल ही रहा है, 18-19 से। और 21 आने वाला अभी भी कंफर्म नहीं है। कितने भी लोग हों जो भी चयन सूची में आ गए हों या फिर नहीं आ गए हों, एक उदाहरण मैं भी हूँ, अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि 2nd फेज होगा। कहीं कहीं तो भागलपुर का एक चिट्ठी हम पढ़ रहे थे सुबह में कि 3rd फेज के को मतलब 3rd फेज में डाल दिया गया, 2nd फेज वाले जो काउंसलिंग थे, क्योंकि मेरिट नहीं आया है। मेरिट समय पर नहीं आता, किसकी गलती? तो आप लोग इस चीज़ों को एक आंतरिक रूप से समझें और इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है ये स्टेट 2019 को लेकर के। सबसे पहले तो फर्स्ट रिजल्ट में आप लोग जान ही रहे हैं कि बोल दिया गया था कि जितने भी लोग क्वालिफाइड है सभी का रिजल्ट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है 22 या 23, तो वहाँ पे बताया जाता है कि कुछ लोग पास किए हैं और कुछ लोगों का मेरिट में है, कुछ लोग अनमेरिट में है। और एकाएक ये हो हंगामा होता है और अनमेरिट वाले जाते हैं ऐसा ऐसा क्यों हुआ। और फिर सरकार विज्ञप्ति निकालती है कि नहीं, यह एक पात्रता परीक्षा है। यह कौन सी परीक्षा है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि यह एग्जाम में शुरू में ही बोल दिया गया था कि जितने सीट होगा उतना ही रिजल्ट आएगा। इस बात को तो हम भी मान रहे हैं, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आएगा। तो जब उतना ही रिजल्ट आएगा, और एक मिनिमम कट ऑफ भी बताया गया था क्वालिफाइड का, सही बात है। तो सरकार इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती है ना कि फर्स्ट रिजल्ट में अगर बोल दी है कि उतना ही का रिजल्ट आया है जितना रिजल्ट था, जितना रिक्ति था। जब जितना रिक्ति था उतना ही रिजल्ट आया तो फिर इसमें मेरिट वाले लोग कहाँ से आ गए? बहुत सारे लोग कमेंट में हमको बोलेंगे कि सर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं
सरकार गलती से बोल दी, उस समय 80,000 लोग क्वालिफाइड थे, तो मतलब 80,000 का तो कहीं बात ही नहीं था कि कितने लोग क्वालिफाइड है नहीं है। ये आंतरिक बात है और ये जांच का विषय है। और कल हमारे कुछ मित्र जो हमने देख रहे थे कि गांधी मैदान में कुछ बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। देखिए सच्चाई है, आप भी क्वालिफाइड हैं और लोग भी क्वालिफाइड हैं, कुछ मेरिट में है कुछ अनमेरिट में है। तो आप उसके योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं कि अगर आप मेरिट में हैं तो आप योग्य हैं और अगर कोई अनमेरिट में है तो वो अयोग्य है। अगर अयोग्य व्यक्ति वो हो सकता है जो अनक्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड नहीं किया है, उन लोगों को आप कह सकते हो कि अयोग्य हो सकते हैं इस एग्जाम के बिना पर। इस एग्जाम को लेकर के आप उनको योग्य कह सकते हो जो लोग क्वालिफाइड नहीं किए हैं। आप इस बात को नोट करके रखिए, क्वालिफाइड आपने भी किया है, क्वालिफाइड हमने भी किया है, क्वालिफाइड बहुत लोगों ने किया है, बशर्ते सीट के अनुसार अगर वो रिक्ति जो हिसाब से दिया गया है उसके अनुसार आपका मेरिट बना है और किन्हीं लोग का मेरिट नहीं बना है। तो मेरिट नहीं बनना ये किसी की अयोग्यता का विषय नहीं है और आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। अगर ऐसा बात होता तो रिजल्ट ही नहीं आता उतने लोगों का, तो ऐसा कोई बात है नहीं। आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए, ये अनमेरिट और मेरिट वाले को लड़ाने की प्रक्रिया है बिहार सरकार के द्वारा, ताकि 7th फेज जो हो इसी के बिना पर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि दिसंबर तक तो अब 6th फेज का ही बहाली होगा और अगर उसके बीच में अगर 7th फेज में नियोजन हो या नियुक्ति हो और अगर आपका बहाली शुरू किया जाएगा तो 6ठे फेज वाले बैठे नहीं रहेंगे, वो भी इस पर एक केस करेंगे कि अभी 6th फेज का हुआ नहीं सर, 7th फेज का शुरू हो गया है नियुक्ति, और वहां से कोर्ट स्टे लगाएगा और या फिर उन सभी का बहाली रद्द करके सभी को 7th फेज में लाया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो सरकार, जहां तक सरकार के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सरकार तो चिट्ठी जारी कर दिया है कि हम नियोजन करेंगे, STT एक पात्रता परीक्षा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सरकारी बात है, इसको प्रूव करने के लिए केस हुआ है, इसको आप गलत साबित करिए, मेरिट वाले अनमेरिट वाले जो भी हो। तो सभी से आग्रह है कि सब लोग मिल करके और एक दूसरे का सम्मान करके चलिए। ऐसा नहीं कि मेरिट में है तो आप योग्य हैं और अनमेरिट में कोई व्यक्ति है तो वो अयोग्य है। वो अनक्वालिफाइड होगा तो वो अयोग्य हो सकता है, लेकिन आप भी क्वालिफाइड हैं, वो भी क्वालिफाइड है। आप रिक्ति के बिना पे आप मेरिट में है ना, रिक्ति के हिसाब से, सॉरी रिक्ति के हिसाब से मेरिट में है और कोई रिक्ति के हिसाब से अनमेरिट में है, तो वो अयोग्य कहाँ से हो गया। और अगर फर्स्ट रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट रिजल्ट में सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि जितने लोग क्वालिफाइड हैं उन्हीं लोगों का रिजल्ट हुआ, तो उसी बिना पर तो अनमेरिट वाले लोग लड़ रहे हैं। तो बात यहाँ सोचने वाली बात है और हमारे जो भी विद्वान मित्र हैं उन सबसे आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझें, क्योंकि बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर के या शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो भी चीज़ें आजकल चल रही है या फिर जो 2017 से हम लोग देख रहे हैं वो इतना आसान होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात रहा 2 अगस्त से ये काउंसलिंग 6 to 8 वाले में, आप इसमें भी देख सकते हो कितने अच्छे ढंग से प्रक्रिया को चलाया जा रहा था। और दूसरे फेज के बाद ये तीसरा फेज का तो कहीं नाम ही नहीं था, लेकिन फिर से एक चरण आएगा। क्या होगा सरकार इसके बारे में भी क्लियर नहीं बता पा रही। तो शिक्षक होना एक जॉब को पाने के बराबर नहीं हो सकता है। शिक्षक होना यह है कि आप समाज में आपकी भाषा और आप कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हो, आपसे कितने लोग सीख रहे हो, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। कुछ लोगों को खराब लगेगा, वो कमेंट में हमें गाली भी दे सकते हैं, लेकिन आप इन बातों को सोच के चलिए कि हमने जो भी बात रखा वो तथ्यात्मक है और वो सरकार के हिसाब से है, जो जिसने आज तक शिक्षक नियोजन वाले जितने भी विद्यार्थी हों उन सभी को एक भी कह सकते हो कहीं का नहीं समझा। उतना बार धरना दिया गया, तब जाकर के नोटिफिकेशन आया, फिर धरना दिया गया, फिर फॉर्म भरने का डेट आया, सब चीज़, फिर धरना दिया गया, फिर काउंसलिंग हुआ, फिर धरना दीजिएगा, फिर नियोजन पत्र मिलेगा, उसके बाद भी कोई केस कर देगा। तो यह जो है बहाली, यह बिना सरकार के मिली भगत के नहीं हो सकती है। इसलिए एक आग्रह है आप लोगों से, नियोजन और जो भी मेरिट और अनमेरिट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी बैठे आपस में बात करें और इन सभी चीज़ों को सोचें
और जहाँ तक बात है रिक्ति के हिसाब से नियुक्ति हो तो यहाँ पे सरकार 1-2 पॉइंट और भी अपना इसलिए नियोजन की तरफ इस बहाली को लेकर के जा रही है कि अगर आपका नियुक्ति होता है तो आप फिर समान काम समान वेतन के लिए जाइएगा, क्योंकि जिस समय केस हुआ था हमारे शिक्षक मित्र जो भी हैं उन्होंने केस किया था कि हमें समान काम का समान वेतन चाहिए, और उस समय सरकार यह एक दलील देकर बच गई थी कि हम इनका नियोजन करते हैं ना कि नियुक्ति करते हैं, और इस नियुक्ति के बिना पर हम इन्हें समान काम समान वेतन नहीं दे पाएंगे। तो सरकार का दिमाग में यह भी बात है कि आपका नियुक्ति होगा, आप केस करिएगा फिर से समान काम समान वेतन के लिए, और सरकार इससे बचना चाहती है। तो बहुत सारे बातें हो सकती है इसके अंदर में, इस बहाली के अंदर में। तो हम सभी लोगों से जो भी मेरिट है और नॉन मेरिट है उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग एक हो जाएं और एक हो करके लड़ें कि जो भी फर्स्ट रिजल्ट आया था 12 मार्च को, याद डेट थोड़ा सा कंफर्म नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, वो मार्च वाला फर्स्ट जो रिजल्ट आया था वो सभी जितने लोग क्वालिफाइड हैं उन सभी का रिक्ति के अनुसार वो बोले थे कि जितने लोग का सीट है उतना ही क्वालिफाइड है, और उन सभी का नियोजन या नियुक्ति जो भी हो, और इन सभी को क्लियर करने के लिए सभी को साथ आना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कुछ और बात हम अपने सब्सक्राइबर से करना चाह रहे थे जो भी हमारे छात्र शिक्षक पाठशाला के परिवार में जुड़े हुए हैं अभी तक, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे चैनल पे अब 2-3 टॉपिक को हम लेकर के एक साथ आने वाले हैं। एक तो न्यूज असाइनमेंट लेकर के आ रहे हैं जिसमें शिक्षा से संबंधित जो भी न्यूज होगा वो सवेरे आप लोगों को मिल जाएगा 6-7 बजे तक, और उसके बाद NCERT का सार हम लोग चलाएंगे, क्लास 6 से शुरू करेंगे क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसको भी ध्यान में रख करके, क्योंकि इस पर अब रेगुलरली काम किया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। और मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों से फिर एक बार विदा लेता हूँ। धन्यवाद।